पेज नंबर 182 निकाल लीजिए सभी, 182 आप साथ में शेयर कर लीजिए। जो हमारी इस बुक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यही इस चैप्टर का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब इस बुक की थ्योरी वाला चैप्टर है ये। चैप्टर जिस बेस पे बनी उस पर क्या कॉन्सेप्ट वाली जो बातें हैं, थ्योरेटिकल बातें हैं, वो चर्चा इस चैप्टर में होनी है। पर जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको टर्म दिख जाए, इसका मतलब समझ जाइए कि दो चीजें। जब भी आपको इस पूरी बुक में टर्म दिखे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो समझ जाओ कि इस टर्म की मतलब है दो चीजें, एक बैलेंस शीट और एक पीएनएल। कंपनी में क्या नाम है पीएनएल का? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। समझ में आ गया जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब बैलेंस शीट और पीएनएल। एनालिसिस का मतलब एनालिसिस का मतलब डिटेल्ड स्टडी। तो इस चैप्टर का मतलब क्या हुआ कि कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, इसको हम डिटेल में स्टडी करने वाले, कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालने वाले। सिंपल सी बात देखिए सर, जूनियर लेवल, उसके बाद सीनियर लेवल, उसके बाद टॉप मैनेजमेंट लेवल। तो 11th क्लास समझ लीजिए आपकी जूनियर लेवल, या आपने अकाउंटिंग करना सीखा, प्रॉफिट लॉस से प्रॉफिट लॉस निकालना सीखा, अकाउंट से प्रॉफिट लॉस निकालना सीखा, जूनियर लेवल का काम। अब आपका सीनियर लेवल का काम है कि आपके जूनियर ने आपको बना करके दे दी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और आपको उसको पढ़ करके एनालाइज करना, अपने कुछ व्यू देने हैं उस पर। स्टार्टिंग में लिखा है जी वेटेज 1 से 4 नंबर की है इस चैप्टर की। 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से। 1 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन आए। मिनिमम 1 आता ही आता है, मैक्सिमम 4 आता है। तो 2 पेज करके अगर आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो रहे हैं तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है। पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स से बनाया हुआ है जी। पहला क्वेश्चन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ स्टडीइंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब अगेन बैलेंस शीट पीएनएल के अंदर जितने भी फाइनेंशियल पॉइंट हैं, जैसे कि सेल है, जैसे कि एसेट है, जैसे कि लोन है, जितने भी फाइनेंशियल पॉइंट हैं उन सबको स्टडी करना, यही एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। सही लिखा है ये बात? ट्रू हो गई बात? ट्रू हो गई। मैंने ब्रैकेट में लिखा भी हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अगला क्वेश्चन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प्स इन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्या है सर? सर एक कंपनी है, उसका प्रॉफिट लास्ट ईयर था 100 करोड़ 2018, 2019 में 200 करोड़, 2020 में 300 करोड़। पिछले 4 सालों का प्रॉफिट हमारे सामने है, और नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना होगा, क्या लगता है आपको? 500 करोड़। आपने फ्यूचर का अनुमान लगाया है, ये मतलब आपने फोरकास्टिंग करी है। ये फोरकास्टिंग आपने किसकी हेल्प से करी है सर? पास्ट ईयर के जो रिजल्ट्स हैं उसकी हेल्प से करी है। तो ये वाला पॉइंट यही कह रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है वो हमें हेल्प करती है फोरकास्ट करने में, फ्यूचर का अंदाजा लगाने में। तो इसे बढ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प्स इन फाइनेंशियल फोरकास्ट। क्लियर हो गई ये बात? ये भी ट्रू हो गया, ये वाला भी ट्रू हो गया। थर्ड क्वेश्चन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टेक्स प्राइस लेवल चेंजेस इनटू कंसीडरेशन। देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या है,
सर कंपनी है उसकी सेल पिछले साल 100 करोड़ रुपए थी, इस साल 105 करोड़ रुपए। तो अकाउंट्स ये बताएगा कि इस कंपनी ने 5% की ग्रोथ करी। अकाउंट्स क्या नहीं बताएगा, इस साल इंडिया में जो इन्फ्लेशन का रेट है वो मान लेते हैं लगभग 7%, मतलब हर चीज 7% बढ़ी है, 7% महंगी हुई। तो उस हिसाब से अगर इन्फ्लेशन को भी माइंड में कंसिडर किया जाए तो सेल अगर 100 से 107 हो जाती तब भी मेंटेन है, ग्रोथ नहीं। तो इन्फ्लेशन 7% से बढ़ा है तो लगभग हर चीज 7% से बढ़ी, हमारे खर्चे भी 7% से बढ़े, तो सेल भी 7% से बढ़ेगी तो नॉर्मल बात है, तो ग्रोथ वाली बात थोड़ी ना। तो सेल 100 से 107 होती तो भी नॉर्मल होता, 108 होती तो तरक्की होती, तो ग्रोथ होती, लेकिन यहाँ तो 105 है, तो ये तो ग्रोथ नेगेटिव ग्रोथ है। समझ आ रही है बात? 107 सेल होती तो सस्टेन होता, मेंटेन है, मतलब तब ग्रोथ नहीं है, तब भी 107 से कम है अगर सेल इसकी, ये तो नेगेटिव ग्रोथ है, कंपनी तरक्की नहीं कर रही तो डाउन जा रही है। रियलिटी ये अगर इन्फ्लेशन वाले पॉइंट को भी कंसीडर किया जाए, लेकिन इन्फ्लेशन अकाउंटिंग अभी तक नहीं कोई रिसर्च हो पाई है इस पर, थ्योरेटिकल चैप्टर बना हुआ है बस इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के नाम से सी फाइनल में, कोई थ्योरी बना हुआ है अभी तक, उस पर रिसर्च वगैरह चालू है, हो जाएगी कंप्लीट रिसर्च कि कैसे उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकॉर्पोरेट करें, तब ये वाला पॉइंट नेगेटिव हट जाएगा, तब इन्फ्लेशन को भी हम कंसिडर कर पाएँ। फिलहाल हमारे अकाउंट्स गलत रिपोर्ट दे रहा है, हमारा अकाउंट्स ये कह रहा है कि 100 से 105 की हो गई सेल, 5% की तरक्की, अकाउंट्स में इतना बता रहा। तो प्राइस लेवल में जो चेंजेस आते हैं, जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता है, वो नहीं बताता। पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टेक्स प्राइस लेवल चेंज इनटू कंसीडरेशन। एनालिसिस कंसीडरेशन में लेता है ये वाली चीज, तो फॉल्स है ये बात, नहीं लेता। ब्रैकेट में लिखा है मैंने, प्राइस लेवल चेंजेस का मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब रेट का बढ़ना, डिफ्लेशन मतलब रेट का घटना। फोर्थ क्वेश्चन पर आ गए, फाइनेंशियल एनालिसिस इज यूज्ड बाय क्रेडिटर्स ओनली। 11th क्लास में चैप्टर 1 आपने किया था, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसमें सेकंड लास्ट टॉपिक था यूजर्स ऑफ अकाउंट। उसमें 2 कैटेगरी की हुई थी, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल में ओनर्स आ गए, मैनेजमेंट आ गई, एक्सटर्नल में गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, बैंकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब आ गए। ये सारे यूजर्स हैं, मतलब ये सारे यूज करते हैं अकाउंट्स को। मतलब कंपनी लोन मांग रही है हमसे, बैंक वालों से, तो बैंक लोन देना दे, अकाउंट्स यूज करके देखेंगे। गवर्नमेंट को टैक्स देना है तो गवर्नमेंट अकाउंट्स देखेगी, प्रॉफिट कितना, टैक्स कितना बनेगा। गुड्स उधार चाहिए क्रेडिटर से तो क्रेडिटर अकाउंट्स देखेगा, इसको मैं उधार दूँ, गुड्स के नहीं दूँ। तो अकाउंट्स के यूजर्स हैं सारे। समझ आ रही है जी बात? तो यह समझ में आ गई कि सर अकाउंट्स के बहुत सारे यूजर्स हैं। समझ आ रही है जी बात? इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अकाउंट्स का यूजर है क्रेडिटर, तो ये बात ट्रू है, लेकिन इस ओनली वर्ड ने इसको फॉल्स बना दिया, ये सिर्फ क्रेडिटर ही इसका यूजर है। समझ आ रही है जी बात? फॉल्स हो गया इसका आंसर। मैंने ब्रैकेट में लिखा है आंसर इज फॉल्स बिकॉज देयर आर मेनी यूजर्स। क्वेश्चन नंबर 5, फाइनेंशियल एनालिसिस इग्नोर्स नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स। मॉनेटरी मतलब मनी की फॉर्म में, नॉन मॉनेटरी मतलब जो मनी की फॉर्म में नहीं दिखाया जा सकता, जैसे कि क्वालिटी ऑफ स्टाफ। एग्जाम्पल मोबाइल का लेता हूँ जी, मान लीजिए हमारे का एक फ़ोन है जिसमें 8 GB रैम है, 20,000 का, और आईफोन है जिसमें सब 3 GB रैम है और 60,000 का। तो अगर आप क्वांटिटी के वाइज कंपेयर करो कि सर 8 GB मिल रही है 20,000, सिर्फ 3 GB 60,000, उससे डेफिनेटली सर 8 GB वाला लेंगे, ज़्यादा GB मिल रही है कम पैसे दे करके। लेकिन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ये लोग कंपेयर कर ही नहीं सकते सर, ये 8 GB 3 GB के ब्रैकेट में बढ़िया ऐसा तो नहीं लिख सकते। तो ये जो क्वालिटी वाली चीज़ें हैं, जो नॉन मॉनिटरी वाली चीज़ें हैं, इसकी अकाउंटिंग अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाई। तो ये इसी वजह से कस्टमर समझ लो मार खा जाता है, नुकसान हो जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इग्नोर कर देता है
नॉन मॉनिटरी एस्पेक्ट जो अभी तक ट्रू है। 6 पॉइंट, फाइनेंशियल एनालिसिस हेल्प्स एन एनालिस्ट टू अराइव एट अ डिसीजन। देखिए डिफरेंस समझे, एक लैब में और एक क्लिनिक। सर लैब में हम जाते हैं तो हमने अपना ब्लड दे दिया, सैंपल दे दिया और उन्होंने चेक करके उसको रिपोर्ट दे दी कि आप में ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है, इस चीज़ की डेफिशिएंसी है वगैरह वगैरह। तो लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि इस डेफिशिएंसी को दूर कैसे किया जाए। करेक्ट है जी बात? उसके लिए हम जाते हैं डॉक्टर के पास क्लिनिक में, उसको रिपोर्ट दिखाएंगे तो वो हमें बताएगा कि इसको ठीक कैसे किया जाए। अब जो अकाउंट्स है ना, वो लैब है, वो क्लिनिक नहीं। ये पढ़ाना चाह रहा हूँ, जो अकाउंट्स है वो लैब है, वो क्लिनिक नहीं। मतलब सर कंपनी की लास्ट ईयर सेल 100 करोड़ थी, इस साल सेल 90 करोड़ की रह गई, तो इस साल 10% की डाउन हुई है सेल, फुल स्टॉप। अकाउंट्स में कितना पता है। अब सर सेल कम हो गई, उसको ठीक कैसे करें, कैसे ग्रो करें, कंपटीशन में कैसे बरकरार रहें, कैसे नंबर 1 कंपनी बने, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर अकाउंट्स में नहीं। तो अकाउंट समझ लीजिए लैब है, जो हमारे डेटा को चेक करके रिपोर्ट दे सकता है कि आप में डेफिशिएंसी है, प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है। वो क्लिनिक नहीं है जो उसके सॉल्यूशंस देगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प करता है एनालिस्ट को कि वो एक डिसीजन ले पाए। तो डिसीजन लेने के लिए हम उसको कुछ सॉल्यूशन देते ही नहीं। तो लिखा हुआ है ये, बिकॉज अकाउंट, फॉल्स आंसर, बिकॉज अकाउंट्स आइडेंटिफाइज सिम्पटम्स बट इट नॉट डज नॉट डायग्नोसिस। इलाज की बीमारी बताता है, बीमारी का इलाज नहीं बताता। सही। 7th क्वेश्चन, डिटरमाइनिंग ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी। एफिशिएंसी का मतलब सेल से होता है, कम से कम कैपिटल लगाकर, कम से कम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करते हैं, ये कंपनी की क्वालिटी है। ऑपरेटिंग कितनी एफिशिएंट है, जैसे कम से कम, जैसे आप लोग एफिशिएंसी की तरफ भागते हैं, जैसे 1 घंटे पढ़ के 4 चैप्टर कर लो, तो एफिशिएंसी ज़्यादा है। ये चीज़ एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि मिनिमम एफर्ट्स के साथ मैक्सिमम आउटपुट निकल जाए, दिस इज एफिशिएंसी। तो वो कंपनी की चेक की जाती है, मिनिमम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है, मिनिमम लोड है, फिर भी सेल अच्छी है, फिर प्रॉफिट अच्छा है। दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं सर, तो कैपिटल कितनी लगाई, प्रॉफिट कितना कमाए। तो यहाँ पर कम से कम कैपिटल, ज़्यादा प्रॉफिट कमा लें, तो ये है प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि वर्ड पे एक टॉपिक बना हुआ है नेक्स्ट चैप्टर रेशियोज के अंदर, एक ही चीज़ को 4-5 रेशियोज भी दे रखी हैं। तो कंपेयर करेंगे हम कि किस तरह सीखेंगे, कैसे कंपेयर करें कंपनी प्रॉफिट। एफिशिएंसी से मतलब यहाँ पर सेल से, प्रॉफिटेबिलिटी से मतलब प्रॉफिट, नाम बता रहा है प्रॉफिट से। ये हम डिफरेंट कंपनी को कंपेयर करते हैं रेशियो, और अपनी कंपनी का लास्ट ईयर से भी कंपेयर करते हैं, देखने के लिए इम्प्रूवमेंट है कि नहीं। 7th पॉइंट में लिखा हुआ है कि ये ऑपरेटिंग एफिशिएंसी डिटरमाइन करके बताएगा फाइनेंशियल अकाउंट, तो बिल्कुल सही है ये, क्योंकि 5 डेटा पे डिपेंड है, बिल्कुल सही है, ट्रू हो गया ये। 8 हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। 8 पॉइंट से पहले जो अगला टॉपिक नीचे दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स के नीचे ग्रीन कलर से पढ़ें उसको। क्या लिखा हुआ है, इंटरफर्म ब्रैकेट में 1 ईयर इज इक्वल टू डायनेमिक, फिर इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल, फिर इक्वल्स टू 2 इयर्स। एक ही चीज के 4-5 नाम लिखे हुए हैं। उसके नीचे इंट्राफर्म ब्रैकेट में 2 इयर्स बराबर में स्टैटिक बराबर में वर्टिकल बराबर में 1 ईयर। सर एशियन पेंट अच्छा परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही, ये जानने के 2 तरीके।
इस साल कितना कमाया था और इस साल कितना कमाया, कंपेयर कर लो। लास्ट ईयर से इस साल का कंपैरिजन कर लो, तो अच्छा परफॉर्म करेगी कि नहीं करेगी पता लग जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंट्रा मींस होता है विद इन, तो विद इन द फर्म, फर्म के अंदर ही कंपैरिजन करो। दूसरा ऑप्शन सेकंड ऑल्टरनेटिव, एशियन पेंट 2021-22 में कैसा परफॉर्म कर रहा है और इसका कॉम्पिटिटर बर्जर पेंट वो कैसा परफॉर्म कर रहा है 2021-22 में। सेम ईयर में कॉम्पिटिटर कंपनी, इसकी सेल कैसी है और इसकी सेल कैसी है, ठीक है, तरीका पता है। सिंपल सी बात सर, आपको अपनी इंप्रूवमेंट देखनी है। दो तरीके हैं, अपने फ्रेंड के मार्क्स देखो और अपने मार्क्स देखो। दूसरा तरीका, अपने लास्ट ईयर के परसेंटेज देखो, साल के परसेंटेज देखो। दो तरीके हैं चेक करने के लिए। तो लास्ट ईयर के मार्क्स उस साल के मार्क्स देख रहे हो तो इंट्रा फर्म कंपैरिजन कर रहे हो, मतलब विद इन कंपैरिजन कर रहे हो। और अगर फ्रेंड से कंपेयर कर रहे हो खुद को तो इसे बोलेंगे इंटर फर्म कंपैरिजन। इंटर मतलब होता है बिटवीन टू, तो दो लोगों के बीच में कंपैरिजन, इंटर फर्म कंपैरिजन। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। इंट्रा में एक ही साल रहता है, सॉरी इंट्रा में 2 साल हो जाते हैं। इंट्रा मतलब सेम कंपनी डिफरेंट ईयर, कंपनी 1 साल 2। इंटर वाले में कंपनी जो है अलग अलग है, ईयर सेम। अब आप ये बताएं कि ये वाला कौन सा, अब रिपीट करता हूँ पहले। इंट्रा क्या पढ़ा था हमने, इंट्रा में ये पढ़ा था सर कि एक ही कंपनी है, अलग अलग ईयर है, तो इंट्रा। इंटर में क्या पढ़ा था हमने कि कंपनी अलग अलग है, ईयर सेम। तो मैंने यहाँ पर कंपनी भी अलग करी, ईयर भी अलग। अभी कौन सा कंपेयर दो, इंटर के इंट्रा, इंटर या इंट्रा या बोथ, सही है। ये कंपैरिजन होता ही नहीं। अगर आप कंपनी सेम ले रहे हैं तो आप ईयर डिफरेंट लेंगे, अगर आप कंपनी डिफरेंट ले रहे हैं तो आप ईयर सेम लेंगे। सिंपल सी बात है। आप अपनी 11th की परसेंटेज अपने फ्रेंड की 10th की परसेंटेज से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपैरिजन ही नहीं है कोई। हम क्या होता है जी, जैसे आप कोई चीज़ का डिफरेंस देख रहे होते हैं ना, जैसे इकोनॉमिक्स में था ना, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, प्राइस और डिमांड में जो चेंजेस हैं। तो जब भी हम प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज देख रहे हैं, जब डिमांड में प्राइस में चेंज देख रहे हैं, तो ये मान के चल रहे हैं बाकी कोई और चेंज नहीं, बाकी सब सेम है। तो अगर हमें डिफरेंस करना है किसी दो चीज़ों का, तो हमें बाकी सब चीज़ें सेम लेनी पड़ेंगी। तो ये कंपेरिजन होता ही नहीं। अब ये सेल ज़्यादा हो या ये सेल ज़्यादा हो, इसके बेस पर कोई आइडिया नहीं लगा सकते कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, क्योंकि ये ईयर अलग है और कंपनी भी अलग है। ये कंपेरिजन कोई होता ही नहीं। तो आपने पढ़ लिया कि ग्रीन कलर वाला। अब आप 8 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन 1 ईयर फाइनेंशियल डेटा, और जबकि क्या पढ़ा था हॉरिजॉन्टल के इक्वल में 2 इयर्स। फॉल्स हो गया ये। 9th क्वेश्चन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस। पर्सनल बायसनेस जी, भेदभाव करना, बायस दिलाना किसी के लिए। 99% जगहों पर तो अकाउंट्स का पहले से रूल है, हर चीज़ के रेट, हर चीज़ के मेथड फिक्स्ड हैं, लेकिन 1% अभी भी ऐसा स्कोप बचा हुआ है जो कोई रूल नहीं निकाल सकते। वो कंपनी टू कंपनी मैटर करता है। जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर मान लीजिए हमारे 1 करोड़ रुपए के हैं, अब हम प्रोविजन नाम का खर्चा लिखना चाहते हैं, कितना हमारा पैसा मर सकता है, इसे प्रोविजन डाउटफुल डेट्स। वो 5% बनाएं कि 3% बनाएं कि 20% बनाएं, इसके लिए कोई रूल नहीं है नॉर्मल कंपनीज के लिए। तो यहाँ हमारी बाइसनेस चल सकती है। प्रॉफिट हमें ज़्यादा दिखाना है तो कम प्रोविज़न लगा दिया, प्रॉफिट कम दिखाना है तो ज़्यादा प्रोविज़न लगा दिया। बैंकिंग सेक्टर में रेट फिक्स है इनके, अर्बन के अलग, रूरल के अलग,
लोन की भी कैटेगरी है, इस लोन का अलग, इस लोन का अलग। बैंकिंग में परसेंटेज प्रोविजन भी फिक्स है, अदरवाइज और किसी सेक्टर के अंदर परसेंटेज फिक्स नहीं है। तो यहाँ फ्लक्चुएशन इंसान कर सकता है अपने हिसाब से। दूसरा, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, इनमें अभी तक डेडक्शन का कोई कंपलसरी मेथड नहीं आया है, SLM या WD। तो अपने अकॉर्डिंग SLM या WD भी चूज़ करके हम प्रॉफिट लॉस इन्फ्लेशन इफेक्ट कर सकते हैं प्रॉफिट लॉस चेंज कर। अगेन रेट के लिए भी कोई प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज नहीं है प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में डेप्रिसिएशन की, तो वहाँ भी हाथ में है हमारे क्या यूज़ करें। और एग्जांपल दें, अगर इन्वेंट्री साल के एंड में जब स्टॉक बच जाता है, देखिए यहाँ से सर मैंने 100 क्वांटिटी खरीदी है 50 रुपये के रेट से, उसके बाद 200 क्वांटिटी खरीदी या 100 खरीदी 55 के रेट से। अब सेल हो गई 100 क्वांटिटी और क्लोजिंग स्टॉक में बची हुई है 100। अब सेल वाली कौन सी, 50 वाली के 55 वाली? क्लोजिंग स्टॉक में कौन सी, 50 वाली के 55 वाली? इसके लिए भी कोई रूल नहीं आया है कंपलसरी। तो ओनर के हाथ में है, अकाउंटेंट के हाथ में, वो सेल वाली 50 वाली माने, स्टॉक में 55 वाली माने, ऐसे भी कर सकता है। सेल वाली 55 वाली माने, स्टॉक वाली 50 वाली माने, ऐसा भी कर सकता है। तो उनका एवरेज निकाल कर 52.5 कर ले, ऐसा भी कर सकता है। मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन कहते हैं इसको। तो यहाँ ऐसी कुछ जगह हैं यहाँ पर पर्सनल बायसनेस का स्कोप है। तो जैसे ब्राइब वाला जो सिस्टम होता है, देखिए गवर्नमेंट ऑफिस में जो फ्रेशर का सिस्टम होता है वो वही होता है जहाँ पब्लिक का गवर्नमेंट एम्प्लॉय से इंटरेक्शन होता है। ऑनलाइन तो सर कोई ब्राइब जाएगी नहीं, तो जहाँ पब्लिक से इंटरेक्शन होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, वहाँ ब्राइब होता है। तो गवर्नमेंट के एफर्ट मैक्स से मैक्स इसलिए बनते जा रहे हैं कि सारा काम ऑनलाइन हो जाए, कि गवर्नमेंट ऑफिशियल आम जनता से मिलेगा ही नहीं, तो रिश्वत का चक्कर होगा ही नहीं, और जो है वो करप्शन खत्म होगा। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न की लास्ट डेट 31 मार्च होती है, तो पहले क्या करते थे लोग, अप्रैल में चले गए, तो जो ऑफिसर है उसको पैसे दे दिए, तो उसने जो स्टैम्प है उसको 31 मार्च की लगा और जमा हो गई हमारी टाइम पर, हमारी पेनल्टी बची। सपोज 20,000 रुपये की पेनल्टी है, उसे 5,000 दे दिया, 15,000 का हमें फायदा हो गया। तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया तो ये चीज़ पॉसिबिलिटी खत्म होगी। तो जितना सिस्टम ऑनलाइन होता जाएगा, इंटरेक्शन नहीं रहेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय से, तो करप्शन खत्म होता जाएगा। पर्सनल बायसनेस से फ्री है हमेशा, 9th क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है। फॉल्स है जी, क्योंकि मैंने बताया अभी भी 1% का स्कोप बचा हुआ है, यहाँ पर बायसनेस अभी भी हो सकती है। फॉल्स हो गया। 10th पॉइंट, फाइनेंशियल एनालिसिस इज सिग्निफिकेंट वर्ड का मतलब इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, लैंडर्स, एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट। इन सभी के लिए फाइनेंशियल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। ये सभी यूजर्स के नाम दे रखे हैं। ट्रू हो गई जी बात। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि यूजर्स काफ़ी सारे हैं, सभी को एनालिसिस की ज़रूरत है। इन्वेस्टर सर जिसने पैसा लगा रखा है, शेयर होल्डर। बैंकर जिसने लोन दे रखा है। एम्प्लॉइज जो कंपनी में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। मैनेजमेंट जो मैनेजर है, कंपनी चला रहा है, सैलरी पे बेस्ड है। और एक जो वर्ड है कि लेंडर। लेंडर जो है ना, ये बड़ा वर्ड हो गया एज कम्पेयर टू बैंकर, इन्वेस्टर। लेंडर मतलब जिसने अपना पैसा लैंड किया, अपना पैसा लगाया है, चाहे वो क्रेडिटर वो भी इसके अंदर आ गया, शेयर होल्डर है वो भी इसके अंदर आ गया, लोन वाला है वो भी इसके अंदर आ गया। जिसने भी अपना पैसा लगाया उसे लेंडर बोला। आई लैंडेड मनी टू द कंपनी इन एनी फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, इन द फॉर्म ऑफ लोन, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। तो लेंडर एक बड़ी टर्म होती है और ये शेयर, इन्वेस्टर, बैंकर ये छोटी टर्म होती है। सही है जी? हाँ जी। सर एम्प्लॉय को तो उसकी सैलरी से मतलब होना चाहिए ना, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या करना है कि प्रॉफिट है लॉस है। देखिए जब कंपनी में एम्प्लॉइज को सैलरी मिलती है, तो सैलरी जब मिलती है सर, साथ में एक मिलता है पेरोल। पेरोल का मतलब क्या होता है, उसमें डिफाइन कर रखा होता है कि सैलरी में बेसिक सैलरी इतनी, डियरनेस अलाउंस इतना, हाउसिंग अलाउंस इतना, और क्या कहते हैं पेंशन इतनी, और बोनस इतना। इसमें और इंसेंटिव्स इतने। तो कुछ इंसेंटिव्स और बोनस ऐसी चीज़ है जो कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड होती है। मतलब कंपनी जब जॉब देती है एम्प्लॉय को, तो फिक्स सैलरी तो कर देती है कि सैलरी को फिक्स मिलेगी, उसके अलावा प्लस बोनस भी मिलेगा, प्लस इंसेंटिव भी मिलेगा।
वो डिपेंड करता है कंपनी का प्रॉफिट कितना होगा। इसलिए एम्प्लॉय देखता है कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा हो मुझे बोनस ज़्यादा मिलेगा, प्रॉफिट कम होगा तो बोनस कम मिलेगा, इसलिए वो इंटरेस्टेड रहता है अकाउंट्स देखता है। दूसरा, कंपनी अगर तरक्की कर रही है तो एम्प्लॉय की जॉब सेफ है। अगर कंपनी तरक्की नहीं कर रही, इसकी सेल डाउन जा रही है, लोन बढ़ता जा रहा है, इंटरेस्ट पे नहीं हो पा रहा है, तो एम्प्लॉय को हिंट मिल जाए कि भैया कंपनी कभी बंद हो सकती है, उसकी जॉब ढूंढना स्टार्ट कर। तो ये वजह होती है एम्प्लॉयज़ को अकाउंट से देखने की। 11वें क्वेश्चन पर आ गए सर। फाइनेंशियल एनालिसिस इज यूज्ड फॉर क्रेडिट एनालिसिस। क्रेडिट एनालिसिस का सर एक सिंपल हिंदी शब्द है जी औकात। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज किया जाता है उस कंपनी की औकात चेक करने के लिए। तो वो कौन चेक करेगा? जो वो लोन दे रहा। सर कोई एम्प्लॉय जॉब कर रहा है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है, लोन मांग रहा है बैंक से, तो बैंक वाले उसकी सैलरी देखेंगे, उसका घर उसी का है कि रेंट का है वो देखेंगे, मतलब उसकी औकात देखेंगे, लोन चुकाने की इसकी औकात है कि नहीं। सेम चीज़ कंपनी के लिए, कंपनी लोन चुका पाएगी नहीं चुका पाएगी, कंपनी के पास एसेट्स कितनी है, उन एसेट्स में से मोर्टगेज वाली एसेट्स कितनी है, उसका कुछ एसेट्स उसने पहले से मोर्टगेज करा रखी है, और कुछ कितने एसेट्स फ्री ऑफ एनी चार्ज है, लोन ऑलरेडी कितना है। जैसे हम इन्वेस्टर कंपनी पैसा लगाने के लिए लगाने से पहले देखते हैं उस कंपनी पे डेट सबसे कम, कर्जा सबसे कम। अगर कंपनी पे कर्जा कम है तो कंपनी सेफ है, बंद नहीं होगी। सिंपल सी बात सर, कोविड के टाइम पे वो कंपनियां बंद हुई हैं जिनके फिक्स खर्चे ज़्यादा थे। जिनके फिक्स खर्चे नहीं है वो कंपनियां सर्वाइव कर रही, प्रॉफिट कम होगा ये तो होगा, लेकिन लॉस तो नहीं होगा, फिक्स खर्चे कुछ नहीं है। तो डेट अगर कम है, लोन कम है, तो इंटरेस्ट की पेमेंट का कोई टेंशन ही नहीं। प्रॉफिट कम कमाया तो कम हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट कम इतना कम होगा कि इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पा रहे तो टेंशन हो जाता है। तो क्रेडिट एनालिसिस कंपनी की वर्थ है कि नहीं है लोन देने की। 12th पॉइंट, द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बाय ट्रेड क्रेडिटर्स इज टू डिटरमाइन वेदर द अमाउंट ड्यू टू देम इज सेफ और नॉट। जो गुड्स उधार दिए हैं क्रेडिटर्स ने, ये भी सर करोड़ों रुपए का अमाउंट आ जाता है, उधार दिया है तो कंपनी का आगे प्रोजेक्ट नहीं चल पाया, सामान नहीं बिक पाया, कंपनी पैसा वापसी नहीं कर पाई तो क्या होगा। तो क्रेडिटर को ही टेंशन होती है, इसको ये चेक करना होता है कि जो पैसा देना है कंपनी ने मुझे वो पैसा मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। क्रेडिटर को ये पॉइंट देखना होता है। तो ये बात ट्रू है जी, ये बात क्रेडिटर को ज़्यादा लेना देना नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी से, उसे अपने पैसे से मतलब है। 13th पॉइंट, कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज ऑफ अ फर्म विद दोज ऑफ अनदर फर्म। एक कंपनी का कंपैरिजन दूसरी कंपनी से, ये इंटर फर्म कंपैरिजन। सही है गलत है? सही है। इंटर मतलब बिटवीन टू, तो दो कंपनी के बीच में कंपैरिजन नहीं, इंटर फर्म कंपैरिजन होता है। 14th, कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज ऑफ 2 ईयर्स ऑफ द फर्म। कंपनी एक है, ईयर अलग अलग हैं, ऐसे कंपैरिजन को इंट्रा फर्म कंपैरिजन। सही है गलत है? ये भी सही है। फिल इन द ब्लैंक्स पर आ गए हैं जी हम। पहला क्वेश्चन, डैश एनालिसिस इज कंसीडर्ड डायनेमिक। ऊपर से आप हिंट ले सकते हैं जी फटाफट से। डायनेमिक वाला कौन सा है जी? इंटर फर्म कंपैरिजन। सही है। सेकंड क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं। हाँ, हॉरिजॉन्टल लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। सेकंड क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इज डैश कंपैरिजन। सर इसमें इंट्रा है, इसमें पार्शियलिटी लग रही है, सर इंट्रा ही क्यों लिखा है इसमें? इंटर में क्या दिक्कत है? देखिए 90% केसेस के अंदर कंपैरिजन जो होता है वो इंट्रा फर्म कंपैरिजन होता है। रीजन क्या होता है कि सर दो कंपनी कभी बराबर होती ही नहीं है। दो कंपनियां कभी भी बराबर होती ही नहीं है। कोई कंपनी दूसरी कंपनी से या तो बड़ी होगी या छोटी होगी, एग्जैक्ट बराबर तो होगी नहीं। तो कंपेयर करना सही नहीं। जैसे एग्जांपल आप ही कह लो कि आप अपने फ्रेंड से कंपेयर कर रहे हो अपने मार्क्स, तो वो कंपैरिजन इतना सही नहीं होगा जितना आप खुद के मार्क्स कंपेयर करोगे लास्ट ईयर, क्योंकि आपके फ्रेंड की सिचुएशन प्रैक्टिस अलग हो सकती है, स्कूल अलग हो सकता है, पेपर क्वेश्चन पेपर अलग हो सकता है, स्टडी का पैटर्न अलग हो सकता है, फैसिलिटीज़ अलग हो सकती हैं। आप कंपेयर लास्ट ईयर तो सही रहेगा। तो इसलिए इन्वेस्टर भी क्या करते हैं, जनरली उसी कंपनी की परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं उसके पिछले क्वार्टर से या पिछले साल से। तो इंट्रा फर्म कंपैरिजन इज मोस्ट यूजफुल कंपैरिजन, इसलिए यहाँ पे इंट्रा कंपैरिजन की बात हो रही है। थर्ड क्वेश्चन रह गया,
डैश फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन 1 ईयर डेटा। फटाफट बताओ जी, ऊपर से देख करके 1 ईयर वाला डेटा कौन सा है? वर्टिकल वाला या फिर स्टैटिक वाला? फोर्थ क्वेश्चन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस को, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को वो कंसीडर ही नहीं करता। तो ये एडवांटेज है कि लिमिटेशन है? लिमिटेशन है सर, कमी है दो अकाउंट्स की, है ना, कंसीडर नहीं करता। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज ऑफ 2 ईयर ऑफ द फर्म इज नोन एज इंट्रा। ईयर 2 है तो इंट्रा, फर्म 2 हो तो इंटर। 7, कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज ऑफ 2 फर्म्स, ये कौन सा हुआ? इंटर। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू, मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, ऑल। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो हमने अभी पढ़ा, 2 ईयर वाला, 1 ईयर वाला, मतलब इंटर इंट्रा वाला। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो हो गया। दूसरा रेशियोस का चैप्टर पूरा बना हुआ है कि रेशियोस के तरीके से समझिए, प्रॉफिट की रेशियो 20% एक कंपनी की, 30% अलग कंपनी, तो पता लग गया उससे कंपेयर करके। तो रेशियो एनालिसिस के हेल्प से भी कंपेरिजन करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज, ये सारे तरीके। सेकंड क्वेश्चन, द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज, पहला, टू डिटरमाइन लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के ब्रैकेट में लिखा है सर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। देखिए ध्यान से सर, कंपनी बैंक मान लीजिए 100 करोड़ रुपए का लोन पास कर रहा है एक कंपनी को, एबीसी लिमिटेड, इसका इंटरेस्ट रेट 10%। मतलब कंपनी वाले इनको 10 करोड़ रुपीस हर साल इंटरेस्ट पे करेंगे और सपोज 20 इयर्स का टाइम है, 20 इयर्स के बाद 100 करोड़ रुपीस वापस करना। तो अब बैंक वाले क्या चीज देखेंगे, ध्यान से देखना, इंटरेस्ट हमें टाइम पर मिल पाए ना मिल पाए, इसके लिए वो उसकी शॉर्ट टर्म इंसॉल्वेंसी चेक करेंगे। मतलब शॉर्ट टर्म में कितना कमा रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है। कंपनी अपनी, बैंक वाले अपने स्टैंडर्ड रखेंगे, सपोज 5 टाइम्स रखा हमने अपना स्टैंडर्ड कि प्रॉफिट इसका 5 टाइम्स होना चाहिए तो लोन पास करें। प्रॉफिट अगर 50 करोड़ रुपए हो रहा है, 10 करोड़ रुपए कंपनी आराम से इंटरेस्ट दे पाए, पास कर दिया। मान लीजिए प्रॉफिट 45 करोड़ का है तो रिजेक्ट कर दिया। मेरे बैंक का अपना अलग स्टैंडर्ड होता है, फ्लक्चुएट नहीं करता। पैसा ज़्यादा आ रहा है बैंक के पास, स्टैंडर्ड अपना डाउन कर देते हैं, ज़्यादा लोन देते हैं। पैसे की शॉर्टेज है, स्टैंडर्ड हाई कर देते हैं, कम से कम लोन देते, ऐसा भी होगा। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म में पैसा आ पाएगा। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, कंपनी की ग्रोथ कितनी है पिछले साल से, पिछले 5 सालों के मुकाबले, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी चेक करते हैं। लास्ट ईयर कंपनी के पास कितनी एसेट्स थी, इस साल कंपनी के पास कितनी एसेट्स है, खास ग्रोथ नहीं है, 10 करोड़ रुपए कहाँ से कंपनी पे कर पाई, इंटरेस्ट तो पे कर देगी, पैसा वापस नहीं कर पाएगी 100 करोड़ रुपए का, तो रिजेक्ट हो जाएगा लोन। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी मतलब लॉन्ग टर्म में सॉल्वेंट रहेगा ना, इंसॉल्वेंट तो नहीं हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। तो वो चेक किया जाता है पिछले लॉन्ग टर्म में कितने बढ़ोतरी हो गई कैपिटल में, एसेट्स में, सेल में, प्रॉफिट में, ये चीज चेक की जाएगी। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों सॉल्वेंसी चेक की जाती है। सेकंड पॉइंट, टू डिटरमाइन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, हमने डिस्कस कर लिया। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब सेल से है, प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब प्रॉफिट से। तीसरा, टू कंपेयर इंट्रा फर्म कंपैरिजन एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये भी चीज चेक की जाएगी। सारे ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक ऑप्शन आंसर आ गया, सब कुछ चेक किया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, फाइनेंशियल एनालिसिस कैन बी यूज्ड फॉर, पहला है जी सिक्योरिटी एनालिसिस। मैंने अगले लाइन में लिखा हुआ है सिक्योरिटी वर्ड का मतलब शेयर्स एंड डिबेंचर्स, थोड़ा पहले भी डिस्कस किया, दोबारा रिपीट कर देता हूं कि सर मैंने एक कंपनी के शेयर खरीद दिए तो मैं कंपनी को पैसा दे रहा हूँ, मतलब मुझे सिक्योरिटी में क्या मिल रहा है, वो शेयर का सर्टिफिकेट बना करके दे देंगे, ये डिबेंचर का सर्टिफिकेट बना करके दे देंगे। तो जो शेयर्स और डिबेंचर्स हैं ये सिक्योरिटी है मेरे पास कंपनी की, कि मैंने कंपनी को पैसा दिया है, कंपनी वाला मुझे पैसा वापस देगा। तो शेयर डिबेंचर को कलेक्टिवली हम सिक्योरिटी कहते हैं एक वर्ड के अंदर। सिक्योरिटी की एनालिसिस मतलब शेयर्स की एनालिसिस, कंपनी का शेयर ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा, इसकी एनालिसिस होती है। सेकंड है ट्रेड, की बात कर चुके हैं, ट्रेड मतलब कंपनी को औकात है कि नहीं है, कि पैसा वापस कर पाएगी नहीं कर पाएगी, कितनी पोजीशन है। तीसरा डिविडेंड एनालिसिस, देखिए ये क्या चीज है सर, इनकम दो टाइप की, एक रेवेन्यू इनकम और एक कैपिटल इनकम। क्या मतलब रेवेन्यू इनकम का, मुझे रेगुलर इनकम चाहिए, हर महीने हर साल पैसा आता रहे,
ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करना, इसे कहते हैं रेवेन्यू इनकम। दूसरा कैपिटल इनकम, मतलब मैं जहाँ पैसा लगाऊं वो कुछ साल के बाद डबल हो जाए पैसा, मुझे ऐसी जगह पैसा लगाना, दिस इज कैपिटल इनकम। अब कौन सी इनकम चाहिए आपको, कि हर टाइप के अलग इन्वेस्टर होते हैं, किसी को चाहिए दोनों, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी ले ली और रेंट पे चढ़ा दी, रेंट भी आ रहा है हर महीने, 10 साल बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ भी जाएगी, दोनों चीज़ें मिलेगी। कुछ कंपनी के शेयर्स ऐसे होते हैं जिन पे डिविडेंड बहुत अच्छा खासा मिलता है, डिविडेंड का पैसा अच्छा खासा मिलता है, तो उस कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं वो लोग कि हर साल मुझे 15-20% का डिविडेंड मिल जाता है, भले शेयर की वैल्यू बढ़ नहीं रही पर मुझे हर साल प्रॉफिट तो आ रहा है इतना बढ़िया, मैं सेटिस्फाइड हूँ। दूसरा ऐसे इन्वेस्टर जिनको डिविडेंड से मतलब नहीं, कि पैसा मिलेगा तो खर्च हो जाएगा, ऐसे जगह पैसा हो जाए पैसा डबल हो जाए, भले 5 साल 6 साल रुकना पड़ जाए पैसा डबल हो जाए, लेकिन तो ऐसी जगह पैसा लगाते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन ज़्यादा होती है। तो ऐसी कंपनियां भी हैं जहाँ पर डिविडेंड बहुत कम मिलता है लेकिन पैसा बहुत अच्छे गुना बढ़ जाता है कम टाइम। तो ये कितने टाइम्स हमारा पैसा बढ़ गया, दिस इज कैपिटल एप्रिसिएशन। तो अब देखिए डिविडेंड एनालिसिस क्या है, कि मैं मान लीजिए डिविडेंड वाला इन्वेस्टर हूँ, मुझे डिविडेंड चाहिए, तो मैं उस कंपनी में पैसा लगाने से पहले देखूंगा पास्ट ईयर्स में ये डिविडेंड लगभग कितने रुपए दे रहा। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये का शेयर है और लगभग 12 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है हर साल, तो मैं कैलकुलेशन लगाऊंगा कि मुझे 12% का रिटर्न मिल जाएगा। तो 12% से अगर बेटर अपॉर्चुनिटी की मेरे पास कोई ऑप्शन है तो वहाँ पैसा लगाऊंगा, वरना यहाँ पैसा लगाऊंगा। डिविडेंड की पॉलिसीज होती हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, डिविडेंड प्रॉफिट पर डिपेंड है, सबको पता है, प्रॉफिट ज़्यादा डिविडेंड ज़्यादा, प्रॉफिट कम डिविडेंड कम। ये चीज़ हम कॉमर्स के लोग तो समझ पाते हैं, आम इन्वेस्टर नहीं समझ पाता। जैसे डिविडेंड मान लो लास्ट में मिला था 15 रुपये, अब मिला सिर्फ 5 रुपये, तो लोग कहेंगे कंपनी बेकार है, से शेयर बेचो, तब इससे हटना शुरू हो दूर होना शुरू कर देंगे, सेलिंग प्रेशर आएगा और ये डाउन हो जाएंगे। अब ये बात कंपनी को पता है कि भाई इन्वेस्टर को ये बात नहीं समझ कि प्रॉफिट भैया बराबर नहीं हो सकता किसी भी कंपनी में, कितने टॉप की कंपनी ले लो, हर साल प्रॉफिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, थोड़ा ना कुछ होता है, सिचुएशन होती है मार्केट की, अप भी होती है डाउन भी होती है, ओवरऑल ग्रोथ है तो सही है, लेकिन इन्वेस्टर नहीं समझता है बात। तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, देखिए कंपनी ये करती है कि मान लीजिए प्रॉफिट खूब सारा हो गया तो डिविडेंड लेकिन नॉर्मली बांटेगी, लास्ट ईयर वाला डिविडेंड खूब सारा नहीं बांटेगी, वो पैसा बचा के रखें उस साल के लिए कि अगर साल प्रॉफिट कम हुआ, जब हुआ ही नहीं तब भी डिविडेंड देंगे लोगों को। समझ आ रही है बात, प्रॉफिट कम हुआ चाहे ज़्यादा हुआ चाहे मीडियम हुआ, प्रॉफिट लगभग बराबर सा मिलता रहेगा लोगों को। इस हिसाब से कंपनी स्ट्रेटजी बनाती है, डिविडेंड एनालाइज करके ये स्ट्रेटजी बनाती है, इसे कहते हैं डिविडेंड एनालिसिस। तो ये सारे ही एनालिसिस होते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर। तो 4D ऑप्शन आंसर आ गया जिसमें। फोर्थ क्वेश्चन, पर्पस क्या है एनालिसिस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट की शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स के लिए, जिन क्रेडिटर्स ने गुड्स उधार दिए हैं शॉर्ट टर्म के लिए, वो क्यों एनालिसिस करेंगे। पहला, टू डिटरमाइन वेदर देयर ड्यूज विल बी पेड व्हेन ड्यू, जब उनका पैसा पेमेंट देने का टाइम आए तब उन्हें उनका पैसा मिल जाए, ये चीज चेक करने के लिए। दूसरा, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों का पैसा मिल जाएगा उनको। भाई क्रेडिटर का इंटरेस्ट से क्या मतलब, तो बी पॉइंट गलत हो गया। सी पॉइंट, शेयर्स खरीदे ना खरीदे ये चीज सोच रहे हैं वो, तो क्रेडिटर का शेयर से कोई लिंक नहीं है, सी पॉइंट भी गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा आया, ए ऑप्शन सही आया, तो इन्हें अपना पैसा टाइम पर मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए जी, बताओ डायनामिक वाला कौन सा है जी, पीछे चेक करके बताओ फटाफट से। हॉरिजॉन्टल सही है जी, ए ऑप्शन। 6 क्वेश्चन भी चेक करके बताओ फटाफट से। वर्टिकल भी ऑप्शन सही है। 7th क्वेश्चन, फाइनेंशियल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है किसके लिए, इन्वेस्टर के लिए, बैंकर के लिए, ऑल ऑफ दिस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। 8th क्वेश्चन फटाफट चेक करके बताओ, 1 ईयर वाला वर्टिकल। 9th क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कमी नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कौन सी कमी नहीं है। 3 तो कमियां। पहला, क्वालिटेटिव एलिमेंट इग्नोर करता है, क्वालिटी को रिकॉर्ड नहीं कर सकता, पहली कमी है, तो कमी है। दूसरा, नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस, भेदभाव से फ्री नहीं है, ये भी कमी है। तीसरा, इंट्रा, तो एडवांटेज है, तो थर्ड पॉइंट है, तो एडवांटेज है सर कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं अकाउंट्स की हेल्प से, तो ये लिमिटेशन नहीं है। सी ऑप्शन आंसर हो गया। डी भी पढ़ लेते हैं, इग्नोर करता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, तो ये भी एक कमी। 3 कमियां हैं और एक एडवांटेज है, सी ऑप्शन आंसर हुआ। 10th क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कमी नहीं है फाइनेंशियल एनालिसिस की। पहला, डू नॉट रिफ्लेक्ट प्राइस लेवल चेंजेस, अगेन इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को रिकॉर्ड नहीं करता, ये कमी है।
विंडो ड्रेसिंग, व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग बताइए, पढ़ चुके हैं आप 11th क्लास में, इंपॉर्टेंट भी था टॉपिक। करेक्ट है जी, मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। मैनिपुलेशन करना अकाउंट्स में, प्रॉफिट बढ़ा करके दिखाना, बेटर पोजीशन दिखाना एज कम्पेयर टू व्हाट इट एक्चुअली इज, उसे कहते हैं जी विंडो ड्रेसिंग। तो ये कमी है अकाउंट्स की। कमी इसलिए है क्योंकि अकाउंट्स एक विंडो है जिसके थ्रू झांका जा सकता है कंपनी के अंदर। तो बैंक में मैं लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने बढ़िया से अकाउंट्स में खूब सारा प्रॉफिट दिखा दिया, खूब सारा सेल दिखा दिया, और ये पेपर जाके दिखा दिए बैंक वाले। अब वो आकर के मेरे काउंटर पे नहीं बैठेगा कि सेल हो गई नहीं हो रही, देख, तो ये रियलिटी तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगी। तो जो हमारी विंडो है उसी को ड्रेसअप कर दिया हमने अच्छे से, जो हमारे अकाउंट्स हैं। दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। ये अभी भी कमी है अकाउंट्स के अंदर। लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटी हम रिकॉर्ड नहीं करते, वो अभी भी कमी है अकाउंट्स के अंदर। इग्नोर्स प्राइस लेवल, पॉइंट नंबर डी है, टू मेजर द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म में कंपनी अपनी सारी कमिटमेंट पूरी कर पाएगी नहीं कर पाएगी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैसे चेक करते हैं? करंट असेट्स एटलीस्ट डबल होनी चाहिए करंट लायबिलिटी। करंट असेट क्या चीज़ है कि 12 महीने में कितना पैसा आएगा। करंट लायबिलिटी क्या चीज़ है? 12 महीनों में कितना पैसा जाएगा। तो जितना पैसा आए वो एटलीस्ट डबल आए जितना पैसा जाए उससे। तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी हमारी बढ़िया, हाई द बेटर। तो डी ऑप्शन एडवांटेज हुआ सर कि एनालिसिस की हेल्प से हम ये कंपैरिजन कर पाते हैं, हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी चेक कर पाते हैं, तो ये लिमिटेशन नहीं हुई, तो एडवांटेज है। 11, which of the following elements are ignored while preparing financial analysis? मैनेजमेंट की हमारी क्वालिटी क्या है सर? टॉप क्लास की मैनेजमेंट है, हमने बहुत अच्छा सीईओ रखा है, ये चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर सकते अकाउंट्स के अंदर। पब्लिक से रिलेशन कहता है हमारी कंपनी का, कितने हमारे कस्टमर बने हुए हैं, ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकते अकाउंट्स के अंदर। क्वालिटी ऑफ लेबर स्टाफ हमारा वेल क्वालिफाइड है, वेल ट्रेंड है, वेल एक्सपीरियंस्ड है, ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते हम अकाउंट्स के अंदर। तो ऑल ऑफ दीज आर इग्नोर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 12th क्वेश्चन, कंपेयर करना एक्चुअल वैल्यू एक फर्म की दूसरी फर्म से जो कि इंडस्ट्री सेम होनी चाहिए। कौन सा कंपैरिजन हुआ? सेम इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब है सेम इंडस्ट्री जो कंपनी अलग है? तो कंपनी का जो सेक्टर है वो सेम होना चाहिए। एक टेलीकॉम है और एक पेंट है तो वो कंपैरिजन नहीं हो सकती। कंपनी की इंडस्ट्री सेम होनी चाहिए, सेम बिजनेस में डील कर रही हो तब कंपैरिजन हो सकता है। 30th पॉइंट, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल वैल्यूज ऑफ वन पीरियड विद दोज ऑफ अनदर पीरियड सेम फर्म का। ये कौन सा कंपैरिजन हुआ? इंट्रा फर्म कंपैरिजन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? पहला, टू जज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइज, मतलब फाइनेंशियली स्टेबल रहेगी। देखिए सबसे बड़ी बात, प्रॉफिट तो है ही, स्टेबिलिटी वाली बात से देखिए प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। प्राइवेट जॉब में सैलरी 80,000 और गवर्नमेंट जॉब में सैलरी 40,000। तो लोग 40,000 प्रेफर करते हैं, 80,000 नहीं। वजह यही स्टेबिलिटी। प्राइवेट जॉब आज लग गई 80,000 की, उसका कल निकाल दें, वो तो सैलरी बढ़ाए ना 3 साल तक। तो ये अनस्टेबिलिटी है प्राइवेट जॉब में। गवर्नमेंट जॉब में 40,000 रुपये सैलरी निकाल नहीं सकते, कोई बहुत बड़ा रीज़न चाहिए होता है जॉब से निकालने का, अदरवाइज जॉब से नहीं निकाल सकते, भले गलतियाँ हो जाएं। स्टेबिलिटी है, एक फिक्स रेट से सैलरी बढ़ती रहेगी हर साल, पहले से रूल बना हुआ होता है, इसमें कोई किसी के हाथ में नहीं सैलरी बढ़ना रोक दे वगैरह वगैरह। प्रमोशन हो जाए तो और अच्छी सैलरी डबल हो जाएगी, नहीं हुआ तो नॉर्मल रेट से बढ़ेगी। तो स्टेबिलिटी वाला पॉइंट है। कंपनी स्टेबिलिटी का मतलब कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी। तो मैं किसी कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ, शेयर खरीद रहा हूँ, मुझे टेंशन इस बात की कंपनी बंद होगी तो मेरा पैसा डूब जाएगा। सबसे प्रैक्टिकल मुझे ये चीज़ चेक करनी है कि कंपनी स्टेबल रहे, कंपनी बंद ना हो जाए। तो कंपनी लॉन्ग टर्म वाली होनी चाहिए, 20-25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, लार्ज कैप वाली कंपनी होनी चाहिए, जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं उनमें से होनी चाहिए। मैं जितना लार्ज कैप में जाऊँगा उतना मैं सेफर साइड हो जाऊँगा। कोई नई कंपनी शुरू हुई है, तो नई कंपनी शुरू हुई है तो उसमें मुझे कोई श्योरिटी नहीं है कंपनी में क्या मैनेजमेंट ख़राब हो जाए, क्या डिसीजन गलत ले ले कंपनी,
कब खत्म हो जाए कंपनी, तो स्टेबिलिटी चेक की जाती है सबसे पहले, स्टेबल रहे मतलब कंपनी बंद ना हो। सेकेंड पॉइंट, टू असेस द फर्म्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी। डिस्कस हो चुका है पहले। शॉर्ट टर्म का मतलब विद इन 1 ईयर वाली कमिटमेंट्स पूरी हो जाएं, वो कैसे चेक की जाएंगी कि हमारी करंट असेट्स एटलीस्ट डबल हो करंट लायबिलिटीज के, पैसा डबल आए, उसके कंपैरिजन में आधा जाए, तो हमारी कमिटमेंट पूरी होगी, किसी की पेमेंट हम डिले नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे, पोस्टपोन नहीं करेंगे, तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंट रहेंगे। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात करें, कंपनी के पास एसेट ज़्यादा हो, नॉन करंट लायबिलिटी कम हो, तो कंपनी के पास पैसा ज़्यादा आना है लॉन्ग टर्म में, पैसा कम जाना है लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म में सॉल्वेंट रहेगी कंपनी। ये चीज़ चेक करेंगे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। थर्ड, टू असेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। अर्निंग कैपेसिटी मतलब और कितना कमा सकती है कंपनी जिस सेक्टर के अंदर है। इस वजह से, इस वाले पॉइंट की वजह से बहुत इन्वेस्टर बड़ी कंपनी में नहीं, छोटी कंपनी में पैसा लगा, जो नई कंपनी चालू हुई है उनमें पैसा लगा। रीजन समझिए इस चीज़। सर एक चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, अब उसके और महंगे होने की चांस बहुत कम रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंपनी का एग्जाम्पल है, हेवल्स कंपनी एग्जाम्पल ले लेते हैं, 40 पैसे का शेयर इशू हुआ और 4000 रुपये पे आ गया, तो ये इतना ज़्यादा जो चेंज आया, बड़ी कंपनी बन गई है वो हेवल्स, अब इससे बड़ी क्या बनेगी, ऑलरेडी काफ़ी बड़ी बन चुकी है वो, तो उसके बाद अर्निंग कैपेसिटी इतनी नहीं रही। और अगर हम कोई छोटी कंपनियाँ ढूंढें जो भी 40 पैसे के आसपास में मिल जाए, छोटी कंपनी है और हमें लग रहा है कि इसका अर्निंग का स्कोप है, इसकी बहुत कैपेसिटी है बहुत अच्छा अर्न करने की, तो उसकी अगर हम शेयर खरीद लेते हैं तो उसमें कई गुना पैसा हो सकता है, 50 गुना 100 गुना पैसा हो सकता है ऐसी कंपनी में, इसकी अर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे लेकिन रिस्कीएस्ट इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि नई कंपनी समझ लो जुए की तरह हो जाती है, कि कंपनी का क्या भरोसा कब बंद हो जाए या कब डबल हो जाए पैसा। तो अर्निंग कैपेसिटी कितनी है ये चीज़ चेक की जाती है पैसा लगाने से पहले। ये वाला पॉइंट लिखना होगा ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, टू एस्टिमेट एंड डिटरमाइन द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ बिजनेस। फ्यूचर में ग्रोथ कितनी है सर, ये कैलकुलेशन की जाती है। फ्यूचर में ग्रोथ कितनी है ये कैलकुलेशन की जाती है। मार्केट में क्या स्टेबिलिटी हो सकती है। जैसे मैं फुटवेयर की बात करूं सर, रिलैक्सो कंपनी में मैंने 2 लाख रुपए लगा रखे हैं शेयर्स के अंदर, तो लगभग 20% के लॉस में, 40,000 रुपये के लॉस में। वजह क्या है, जिसकी एनालिसिस की बात करें तो फुटवेयर की जो इंडस्ट्री है वो 70% जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से, मतलब अनब्रांडेड जो हैं, वो जो चप्पल जूते हैं वो बिकते हैं, जो ब्रांड जिसकी कोई फेमस ब्रांड नहीं है, जिसकी कोई कंपनी नहीं है, लोकल चीज़ें बिकती 70% इंडिया में। तो होता क्या है सर, जब आम इंसान जो है वो जूते चप्पल लेने के लिए जा रहा है तो उसको ब्रांड जो है वो प्रेफरेंस नहीं होती, ब्रांड प्रेफरेंस में नहीं होती, भैया पहनाओ जो कंफर्टेबल लग रहा है, लोग में अच्छा लग रहा है वो चीज़ लेंगे। अब लोकल के रेट डाउन होते हैं, ब्रांडेड चीज़ के रेट महंगे होते हैं, तो ब्रांडेड चीज़ तो बिकेगी नहीं। इसलिए रिलैक्सो कंपनी ने क्या कर रखा है, अपना सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ाया, भले कॉस्ट बढ़ रही। रिलैक्सो कंपनी ने अपने आइटम्स के, अपने प्रोडक्ट्स की सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ाए, भले उसकी कॉस्ट बढ़ रही, प्रॉफिट कम हुआ, तब भी सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा, ताकि मार्केट में वो कम्पीट करता रहे, मार्केट में ख़त्म ना हो जाए, वो आउट ना हो जाए मार्केट से, उस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से, क्योंकि 70% शेयर लेके बैठा है, उससे बीट कर सके, इस पर्पज से। तो एक पॉजिटिव साइन हुआ कि उसकी सेल डाउन नहीं है, भले उसके प्रॉफिट डाउन है। तो ये कंपैरिजन हुआ कि फ्यूचर की ग्रोथ कितनी है उस कंपनी की, ये चीज़ चेक की जाती है एनालाइज करके। नेक्स्ट, टू कंपेयर इंट्रा फर्म कंपैरिजन, इंटर फर्म कंपैरिजन एंड पैटर्न पोजिशनिंग। पैटर्न पोजिशन मतलब क्या हो गया, इंडस्ट्री के मुकाबले इसका पैटर्न कैसा है, मतलब इस इंडस्ट्री में वो कितना % उसका ग्रो हो रहा है। जैसे वोडाफोन आइडिया है, उसके सब्सक्राइबर हर महीने घटते जा रहे हैं, रिलायंस जियो की कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, एयरटेल के लगभग उतने रहते हैं, बहुत कम बढ़ते हैं। तो ये पैटर्न कैसा है उस कंपनी का, उस इंडस्ट्री में उस कंपनी का पैटर्न कैसा है, ये चीज़ चेक की जाती है। और उसके अलावा इंट्रा फर्म, ये डिस्कस हो गया जी, सेम कंपनी का अलग अलग ईयर का प्रॉफिट, इंटर फर्म अलग अलग कंपनी का सेम ईयर का प्रॉफिट, तो 3 कंपेरिजन करके एनालिसिस कंप्लीट होती है। ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल एनालिसिस। चैप्टर नंबर 3 जो है वो डिलीटेड है इस साल, तो कुल मिलाकर आप लोगों के 2 चैप्टर रह गए हैं। चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग रेशियोज, चैप्टर नंबर 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट, बाकी सारा कोर्स कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। इस चैप्टर का मैं टेस्ट नहीं रख रहा हूँ जी, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़।
मतलब टेस्ट इसका मैंने खूब बना बना कर देख लिया, खींच तान कर भी 15 नंबर से ऊपर का नहीं हो रहा। तो ऐसा लगा मैं आपको क्वेश्चन पेपर दूंगा, आप 10 मिनट बाद आंसर शीट दे दोगे, तो मुझे लग रहा क्लास खराब हो जाएगी, इसमें कि बेकार, इसलिए मैं इसका टेस्ट नहीं रख रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर ही स्टार्ट होगा ट्यूसडे को, और जो चैप्टर आपके पिछले रह गए हैं, जो आपको अब दिसंबर से लेकर सभी के प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये आपका टाइम आ गया है, आपको रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए पिछले चैप्टर्स का। यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं तो स्टार्ट करूँगा आपकी पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट का सिस्टम बनेगा, रिवीजन का सिस्टम बनेगा, वो तो सिस्टम बनेगा ही। आफ्टर प्री बोर्ड बन पाएगा, क्योंकि 2 चैप्टर अभी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहते हैं, लेंथी चैप्टर्स हैं दोनों, छोटे चैप्टर नहीं हैं। आप अपने बेस पर प्री बोर्ड के पर्पज़ से स्टार्ट कर दीजिए रिवीजन। जो टॉपिक बिल्कुल वीक लगे, MWF 7 बजे वाला बैच है, उसमें आकर के वो टॉपिक दोबारा करवा सकते हैं आप, MWF 7 बजे। जो वो टॉपिक आपको पिछले चैप्टर्स में से लग रहा हो, चाहे पार्टनरशिप, चाहे इशू ऑफ शेयर, चाहे इशू ऑफ डिबेंचर, सबसे वीक टॉपिक लग रहा हो, फाइंड आउट करें, उस टॉपिक की दोबारा क्लास ले लें, या दूसरा रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है। तो रिवीजन अपना पूरा ऐसा रखें कि एटलीस्ट पार्टनरशिप आपकी रिवीजन खत्म हो जाए नवंबर एंड तक, ताकि आप दिसंबर में प्री बोर्ड सही से दे पाएँ। पार्टनरशिप अगर रह रही है तो फिर दिसंबर में दिक्कत आएगी प्री बोर्ड देने में। तो इतना ही।